टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है। उन तमाम अभ्यर्थियों का स्वागत है जो तैयारी में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आने वाले बेहतर भविष्य के लिए टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन आपको शुभकामनाएं देता है। आज हम आपके सामने में डीएलएड यूनिट 2 के महत्वपूर्ण भाग को लेकर आए हैं और उस यूनिट 2 में हम लोग देखने का काम करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। इससे पहले हम लोगों ने महात्मा गांधी को देखा है, गिजूभाई बधेखा को देखा है। जो अभी तक नहीं देखे हैं वे हमारे पिछले वीडियो में जाकर उन तमाम एक्सप्लेनेशन को देख लें और बहुत सारे प्रश्नों को भी दिया गया है। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को देखने का काम करेंगे। उनके क्या शैक्षिक विचार थे, उनके जो शैक्षिक दर्शन थे वो किस पर आधारित था, उनको देखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चलिए चलिए रविंद्रनाथ टैगोर का जीवनी परिचय। अगर हम थोड़ा सा सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन को देख ले तो उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था जन्म? 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। वे अच्छे धनी परिवार में जन्म हुआ था, एजुकेटेड फैमिली में थे। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। महर्षि, महाऋषि, एक होते हैं ऋषि और एक महर्षि। तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर उनके पिताजी का नाम था। और ये बचपन में जो शिक्षा ग्रहण किए हैं वो क्या किए कि घर पर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उनको जो है संस्कृत शिक्षा के साथ साथ भारतीय दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान, जिसको ज्योतिष शिक्षा कहा जाता है, उसको शिक्षा दिलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बचपन से ही उन लोगों को क्या किया गया कि ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा, भारतीय दर्शन की शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा उन लोगों को दी जाने लगी। फिर क्या हुआ? 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में उनके पिताजी ने कानून की पढ़ाई करने के लिए उनको लंदन भेज दिया गया। अक्सर लोग लंदन में उस वक्त पढ़ाई करते थे, कानून की पढ़ाई लंदन में फेमस होती थी। तो क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड। लेकिन वे वहां क्या हुए? मन नहीं लगा। क्योंकि क्या था, ये बचपन की अवस्था से ही भारतीय दर्शन को पढ़ लिए थे, संस्कृत को पढ़ लिए थे, ज्योतिष विज्ञान को पढ़ लिए थे। तो कानून की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। कानून की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा और वे क्या किए, लास्ट तो वे वापस भारत लौट आए। क्या किए? भारत लौट आए और अधिकतर शिक्षा जो है वो गृह शिक्षण के और स्वाध्याय के द्वारा है। मतलब घर पर ही स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया और वहीं से उन्होंने आगे की शिक्षा शुरू कर दी। अब आगे की शिक्षा की शुरू करने में क्या किया? अब बचपन से चूंकि दर्शन पे उनका अच्छा पकड़ था, अच्छा नॉलेज था, तो बचपन से वो पत्रिका लिखना शुरू कर दिए। बंगाली भाषा में लेखनी लिखना शुरू कर दिए। बहुत सारे चैप्टर में वो कहानी लिखना शुरू कर दिए, पत्रिका लिखना की, और किस भाषा में? बंगाली पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिए। और इसी के साथ साथ वे एक सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार तथा दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, वे घर पर भी रहकर क्या किए? स्वाध्याय चालू रखे और नाटककार भी बन गए। और उसके बाद क्या हुआ? लेखनी भी करने लगे, चित्रकार भी बनने लगे, उपन्यासकार का भी काम किया और दार्शनिक तो वो बचपन से ही थे। तो अब क्या हुआ? इन्हीं गुणों के कारण उनको ऋषि की संज्ञा से विभूषित किया गया और उनको गुरुदेव कहा जाने लगा। ऋषि की संज्ञा दी गई और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाने लगा। ये उनकी क्या थी? सिद्धि ही थी। अब क्या हुआ? उनकी जो प्रथम रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत बुझिए, गीतांजलि के बारे में 1915 ईस्वी में। तो क्या हुआ कि 1900 गीतांजलि लिखने के कारण उनको 1913 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। और 1915 में भारत सरकार ने भी क्या दिया? नाइट की उपाधि दी। क्या दी? नाइट की उपाधि। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ, लेकिन नाइट की उपाधि को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, चूंकि इस घटना से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा, पूरे देश में पहुंचा, और इसके लिए उन्होंने अपना सम्मान वापस लौटा दिया। अपना सम्मान क्या किया? वापस लौटा दिया। फिर आगे क्या किए? 22 सितंबर 1921 को विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान की स्थापना की और इस संस्थान के लिए उन्होंने क्या किया? 20 वर्षों तक कंटिन्यू प्रयास किया। मतलब विश्व भारती शिक्षण संस्थान के रूप में उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और अपना पूरा जिंदगी शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिया। और 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और वे स्वर्ग सिधार गए। तो ये था उनका व्यक्तिगत परिचय, प्रारंभिक परिचय। अब हम लोग उनके विचारों को देखने का काम करेंगे कि उनके जो प्रमुख विचार थे शिक्षा के रूप में वो क्या था। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना था, सुनेंगे हम लोग इसमें। रविंद्रनाथ टैगोर का, चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कहा था। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले हम लोग।
चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन को आप जब देखेंगे कि कहीं न कहीं जब दर्शन का प्रभाव था, कहीं न कहीं भारतीय दर्शन को वो समझते थे, संस्कृत तो बचपन से ही पढ़ रहे थे और उन्हीं दर्शनों का एक प्रारूप था कि वे क्या करते थे, मानव प्रेम के बारे में बात करते थे, समस्त मानव प्रेम की चर्चा करते थे और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, क्योंकि ऋषि महात्मा के लिए क्या होता है, कोई बंदिशें नहीं होती है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना होती है और समस्त ब्रह्मांड को क्या एक परिवार के रूप में मानते हैं। तो वो क्या करते थे, उनका कहना था कि प्रकृति मानव रखिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता रखिए, सभी जीवों में दया भाव रखिए और जितने भी ब्रह्मांड में मानव हैं सबके प्रति एक सम्मान का भाव, एक प्यार का भाव रखिए और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व बांधत्व का विकास कीजिए। इसी भावना के साथ वो जीते थे। उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे, सब में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना आवश्यक है। मतलब बच्चों को शिक्षण के दौरान क्या हो, स्वतंत्र वातावरण मिले, किसी चीज का बाउंडेशन नहीं हो, क्योंकि जब बच्चा इंडिपेंडेंट रहेगा तो क्या होगा कि बच्चे का दिमाग क्या होगा, स्वतंत्र होगा, वो हर चीज को डीपली सोचेगा और हर चीज को जब सोचेगा तो हर क्षेत्र में सोचेगा और इसके द्वारा बच्चों का जो इनपुट होगा वो क्या निकलेगा, वो बाहर निकलेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्र वातावरण। अब चलिए उनके टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को हम लोग देख ले। चलिए, टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत हैं कि बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी जो शिक्षा हुई बंगाली भाषा में ही प्रारंभ हुई। बंगाली भाषा के बाद उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा और बंगाली भाषा में बहुत सारा लेखनी भी लिखा, बहुत सारा कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखा। तो उन्होंने क्या कहा कि बालक की शिक्षा क्या हो, मातृभाषा में होना चाहिए। दूसरी बात कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों, मतलब क्या, क्रिएटिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं ना सृजनात्मकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मकता, कहा कि इसके विकास के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। आत्म प्रकाशन का मतलब कि बच्चों के अंदर जो भी भाव है वो बच्चा अपने भाव को बाहर व्यक्त कर सके। ऐसे नहीं कि मन की जो व्यथा है या मन के जो भाव हैं या मन में जो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो भावना मन में ही रह जाए, उसको बच्चे बाहर ला सके। तो ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे बच्चे अपनी भावनाओं को बाहर व्यक्त कर सकते हैं, इसको देख लेंगे। फिर है कि बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। अब क्या होता है, इन्होंने कहा कि अक्सर हम लोग शिक्षा देते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं, बच्चे बाहर प्रकृति से जुड़ाव नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा जो दीजिए वो क्या दीजिए, प्रकृति की गोद में दीजिए। मतलब क्या हो, बगीचा हो, चारों बगल हरे भरे पौधे हो और बच्चों को क्या हो, प्रकृति से प्रेम। इनका तो वही कॉन्सेप्ट था, मूल कॉन्सेप्ट, कि प्रकृति से क्या हो, प्रेम हो, और इसीलिए प्रकृति की गोद में शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्य पूर्ण विकास होना चाहिए। मतलब बालक के जितने भी अंदरूनी शक्ति है, आंतरिक शक्ति जो उनके अंदर बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए, वो बच्चों के अंदर बाहर लाना चाहिए। बालक को प्रकृति वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक और स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को स्वतंत्रता देते हैं तो बच्चे स्वयं भी सीखते हैं। अक्सर देखते होइएगा, आप अपने घर में ही देखते होइएगा, आस पड़ोस में देखते होइएगा कि बच्चे जब खेलते हैं, अगर ऐसा नहीं कि आप उसको बैट बॉल ला देते हैं, टेनिस ला देते हैं, कैरम बोर्ड ला देते हैं, इसके अलावा जब बच्चे अपने आंगन में खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं, तो नए नए प्रयोग करते हैं। और नए नए क्या है, जैसे कभी कहानी का खेल, कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल, कभी वो क्या करेंगे, छोटा छोटा सा चूल्हा बना के खाना बनाने का। मतलब आपको देख के आश्चर्य होगा कि इतना छोटा छोटा बच्चा है और कैसे उतनी बातों को सीख रहा है। तो क्या होता है, उस खेल के दौरान बच्चे का आंतरिक विकास जो होता है वो निकलता है और जब स्वतंत्रता मिलती है तो बच्चे स्वयं करके भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये था टैगोर का शिक्षा दर्शन। अब हम लोग देखेंगे टैगोर के शिक्षा का उद्देश्य, कि उनके शिक्षा का उद्देश्य क्या रहता था, कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को वो क्या हो, कि शारीरिक विकास का उद्देश्य हो, कि बच्चों को शिक्षा दे तो उसका शारीरिक विकास हो। बच्चों का मानसिक विकास का उद्देश्य क्या हो,
फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो, बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट भी हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की उन्होंने। फिर कहा कि शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित करना। ये आपका क्या कि शिक्षा आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, तभी ना आपका आपका सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। कि एजुकेशन जो है आपका, वो आपके लाइफ में क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। जब तक आपके लाइफ में वो आपका एजुकेशन रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे। और ऐसे भी कहा गया है कि शिक्षा तथ्यों का ज्ञान नहीं है, आपके व्यवहार में परिवर्तन है, और वो व्यवहार में आपको दिखना चाहिए। तो टैगोर साहब ने भी यही कहा कि शिक्षा और जीवन के बीच में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। आध्यात्मिक संस्कृति का विकास करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूर्व मानव के रूप में विकसित करना चाहिए। सत्य एवं एकता कायम रखना चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक संस्कृति का विकास क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपके मन की शांति का विकास हो, आपका ईश्वर से एक जुड़ाव हो, और जब आप अपने आप को सोचे तो आपके जीवन के रहस्य का पता चले, जीवन के मूल बातों का पता चले, आपकी जिंदगी क्यों हुई है, ये जीवन क्यों मिला है, इन तमाम रहस्यों को समझने का प्रयास मिले। और वो कब समझेंगे आप, जब आपके अंदर एक आध्यात्मिक संस्कृति का विकास होगा। इस तरह से उन्होंने मानव के बारे में और सत्य और एकता के बारे में बात की। तो ये था टैगोर के शिक्षा का उद्देश्य। अब हम लोग देखेंगे कि उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा। चलिए, अब हम उनके द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम को समझ ले। टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम, कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। जस्ट बात हुई थी मानवता की बात, तो पूर्ण विकास करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अनेक विषयों को शामिल किया। क्या कहा उन्होंने कि आप पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए कार्य कीजिए, और सारे विषयों को भी इन्होंने शामिल किया पाठ्यक्रम में। क्या क्या शामिल किया, इतिहास शामिल किया, प्रकृति का अध्ययन शामिल किया, भूगोल को शामिल किया, साहित्य को शामिल किया, और फिर क्रिया के बारे में क्या कहा कि आप नाटक कीजिए, भ्रमण कीजिए, बागवानी कीजिए, क्षेत्रों का अध्ययन कीजिए, प्रयोगशाला का कार्य कीजिए, ड्राइंग कीजिए, और फिर मौलिक रचना कीजिए। इन्होंने क्रिया के अंतर्गत कहा कि आप इसके द्वारा भी बच्चों का विकास कर सकते हैं, और होता भी है कि आप जब बच्चों को भूगोल, प्रकृति का अध्ययन, इतिहास, साहित्य, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला, ये सारे चीज उन्होंने क्या कहा कि आप इन सारे एक्टिविटी के द्वारा उनको सिखाइए, उनको बताइए। फिर उन्होंने अतिरिक्त की चर्चा की कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के बारे में। चलिए, अतिरिक्त में क्या कहा इन्होंने, अतिरिक्त में कहा कि आप खेलकूद करवाइए, समाज सेवा करवाइए, छात्र स्वशासन को रखिए। इससे क्या होगा कि बच्चे खेलकूद के दौरान भी क्या होंगे, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे, समाज सेवा की भावना उसके अंदर विकसित होगी, स्वशासन उनके अंदर आएगा कि अपना आप कैसे अनुशासन रखना है, कैसे हम शासन व्यवस्था को भी संभाल सकते हैं, अपने अंदर स्वयं शासन करने का जज्बा पैदा हो। फिर उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने का परामर्श दिया कि आप जो पाठ्यक्रम बनाए थोड़ा सा डीपली बनाए, गहराई के साथ बनाए। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। कहने का मतलब कि आप जो पाठ्यक्रम बनाए उससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कोई भी पाठ अधूरा न रह सके। फिर उन्होंने कहा कि टैगोर ने किसी निश्चित पाठ्यक्रम की कोई फिक्स सिलेबस की बात उन्होंने नहीं की कि एकदम फिक्स कर दीजिए। विश्व भारती में उनका जो शिक्षण संस्थान था विश्व भारती, वहां इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, प्रकृति अध्ययन आदि की शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो दी ही जाती थी, साथ ही साथ अभिनय, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, ड्राइंग, रचना, संगीत, नृत्य, सारे शिक्षा का विशेष प्रबंध था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित शांति निकेतन और विश्व भारती के पाठ्यक्रम को देखा जाए तो वह विषय केंद्रित न होकर क्या है, बाल केंद्रित है, और वहां विभिन्न प्रकार के क्रियाएं देखने को मिलती है। वहां क्या करते हैं, वो बच्चों को क्या करते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ाने का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ इन सभी शिक्षा के अलावा वो बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देने का कार्य करते हैं, जो हमारे बहुत से मनोवैज्ञानिक का मेन कथन है। फिर उन्होंने क्या कहा कि वहां विभिन्न प्रकार की क्रिया देखने मिलती, जैसे प्रातःकालीन में वो प्रार्थना करवाते हैं कि बच्चों का आध्यात्मिक विकास हो, सरस्वती यात्रा करवाते हैं जिससे बच्चों के अंदर क्या हो, थोड़ा सा ईश्वर के प्रति समर्पण हो, फिर गायन करवाते हैं, नृत्य, ड्राइंग, परिभ्रमण, प्रयोगशाला के कार्य, और छात्रों का स्वशासन। इन सारे बिंदुओं को वे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, विकास करवाते हैं, और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इन्हीं बिंदुओं के साथ हम आगे भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि समाज सेवा आदि को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया। इसलिए कहा जाता है कि विश्व भारती के पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है, और इसका श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। मतलब वहां जो आपका विश्व भारती में शिक्षण, वो क्या है,
फुल्ली एक्सपीरियंस, क्योंकि वो तो पूरा जीवन व्यतीत किए, 20 वर्षों तक वहां सेवा रहे, साथ ही साथ बचपन की पढ़ाई भी घर पर रह के किए, तो कहीं न कहीं वो अपने अनुभव को उस पाठ्यक्रम में शामिल किए। ठीक है, और इसका श्रेय किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि में निम्नलिखित सिद्धांतों को, देखिए उन्होंने अपने शिक्षण विधि में कौन कौन से सिद्धांत दिए, चलिए उनके सिद्धांतों को देख लेंगे शिक्षण विधि में, कि शिक्षण विधि को बालक की स्वाभाविक रुचियों और आवेगों पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि बच्चों के स्वाभाविक रुचि, कि बच्चों के जैसा स्वाभाविक रुचि है उस अनुसार होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती हो। फिर कहा कि शिक्षण विधि में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए। क्या करें आप? बच्चों का वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करवाएं, ताकि बच्चे उस चीज को गहराई से सोचे, और जब सोचेंगे तो कहीं न कहीं अंदर से वो आउटपुट अच्छा निकलेगा। फिर कहा कि शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय और दस्तकारी, दस्तकारी का मतलब होता है हस्तकला, हस्तकला कह सकते हैं इसको, दस्तकारी मतलब हस्तकला को स्थान मिलना चाहिए। शिक्षण विधि में बालक के अनुभव, सौर इंद्रियों, अपने इंद्रियों से जो बच्चे कार्य वो उसका प्रयोग करना चाहिए, और अपने इंद्रियों के साथ क्या करे बच्चे? ज्ञान का विकास कर सके। टैगोर ने शिक्षण विधि को सर्वोत्तम विधि बताते हुए कहा कि भ्रमण के समय शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भ्रमण के समय शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कि जैसे आप भ्रमण के दौरान बच्चों को बताते हैं, जैसे आप पटना ले जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए, वैशाली ले जा रहे हैं, तो वहां जब बच्चों को दर्शन करवाते हैं और उस दौरान जो शिक्षा देते हैं वो बेस्ट शिक्षा मानी जाती है, और इसे बच्चे लंबे समय तक याद करते हैं, क्योंकि बच्चे भौतिक रूप से उस चीजों को देखते भी हैं और उस चीजों को सीखते भी हैं। तो इन बिंदुओं को देखना है। फिर उन्होंने शिक्षण विधि के बारे में कहा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा कि शिक्षण विधि का अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रिया सिद्धांत है। क्रिया सिद्धांत मतलब क्या? एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। टैगोर शरीर और मस्तिष्क की शिक्षा के लिए क्रिया को, एक्टिविटी को आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार बालक को किसी हस्तकला में अवश्य प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये कहीं न कहीं गांधी जी का भी एक कॉन्सेप्ट था बेसिक शिक्षा में, कि आप बच्चों को हस्तकला से जुड़ा हुआ शिक्षा भी दें। वो क्या कहते हैं कि पेड़ पर चढ़ने, कूदने, बिल्ली या कुत्ते के पीछे दौड़ने, फल तोड़ने, हंसने, चिल्लाने, ताली बजाने और अभिनय करने को शिक्षण की आवश्यक प्रविधि या उक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? बच्चों की नटखट, नटखट को भी सीखने का अंदाज करें, कि बच्चे नटखट करते हैं, कूद फान कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये सारे क्रिया भी बच्चों के शिक्षण से जोड़कर ही देखिए, ये सारा एक्टिविटी के अंतर्गत रखिए। कहा कि वे विभिन्न विषयों, जीव विज्ञान, विज्ञान, खगोल विद्या, भूगर्भ विद्या आदि की शिक्षा प्राकृतिक पर्यावरण में देना चाहिए, होना भी चाहिए। अक्सर हम लोग जैसे देखिए बायोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी को जब आप प्रैक्टिकली बताते हैं तो बच्चे ज्यादा समझते हैं, या भूगोल को जब आप पढ़ा रहे हैं तो मानचित्र में पढ़ाते हैं, तो उसी मानचित्र के हिसाब से ये सोचिए कि बच्चों को अगर बगीचा में ले जाके उसको पर्यावरण से जोड़ के बता रहे हैं तो कितना अच्छा बच्चों को लगेगा। तो इसी की बात करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में देना चाहिए, जिससे बालक क्या करे? स्व अनुभव, रुचि तथा करके सीखने पर प्राथमिकता दे। इस प्रकार शिक्षण की वे मनोवैज्ञानिक विधियों का समर्थन करते थे। तो ये था उनका महत्वपूर्ण पॉइंट। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि टैगोर के अनुसार शिक्षण का स्थान, कि वो शिक्षक के बारे में क्या कहते थे। ये आपका अंतिम टॉपिक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब है कि टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान, कि टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है, मनुष्य को केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, और वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। मुख्य शिक्षक को क्या मानते थे? मुख्य आधार, एक शिक्षक को, एक मानव ही पढ़ा सकता है, और इसी योजना में शिक्षक को बहुत ही इज्जत दिए और वह मुख्य आधार मानते थे। कहा कि शिक्षक बालक की पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। होना भी चाहिए कि एक शिक्षक का छात्रों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए? प्रेम वाला रवैया होना चाहिए, और होता भी है। जो शिक्षक बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे भी उस शिक्षक का ज्यादा आदर करते हैं, ज्यादा सम्मान करते हैं। और शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान पर ध्यान कम दे, मतलब क्या हो? तथ्यों का ज्ञान कम दे, पुस्तक के ज्ञान पर ध्यान कम दे, और एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें क्रियाशील रहते हुए बालक अपने नीति अनुभव द्वारा स्वयं सीखता रहे। कहा कि शिक्षक को एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि बच्चे क्या करे? आसानी से उस चीज को सीख ले, और खुद में उसको लगे कि हमें सीखना चाहिए। जैसे देखते हो गिजू भाई बदेखा एक माहौल तैयार करते थे कि बच्चे उस चीज को स्वयं करके सीखे, तो इन्होंने भी उस चीज को बल दिया। फिर कहा कि शिक्षक बालक को रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्तेजित करते रहे। तो क्या हो? बच्चा क्रिएटिव करने के लिए
उत्तेजित करते रहे, थोड़ा सा उसको मोटिवेटेड करें कि सोचो क्या हो सकता है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जहां बच्चों का दिमाग खुल सकता है, उस प्रोजेक्ट में मेंटली कैलकुलेशन करवाने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे कि आसानी से उस चीजों में अपना दिमाग लगाएंगे और बेहतर से बेहतर क्रिएटिव माइंड अपना बना सकते हैं। तो ये था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ शिक्षा दर्शन, शैक्षणिक विचार, एक शिक्षक के बारे में उनका क्या नजरिया है, एक बच्चे को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, और एक शिक्षक बच्चों को किस तरह से उसको मोटिवेट कर सकता है, कैसे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, कैसे उसका फिजिकली इंप्रूवमेंट, कैसे उसका मेंटली इंप्रूवमेंट कर सकता है, कैसे उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलपमेंट कर सकता है। इन तमाम विचारों को उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रखा। हमने भी बेहतर प्रयास किया कि आप तक वो सारी बातें पहुंचा सके। इस वीडियो को आप अंत तक एकदम आराम से देखें, तो कहीं न कहीं आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट पाएँगे, जिससे आप आसानी से बहुत सारे प्रश्नों को हल करते चले जाएँगे। अगर ये चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अभी प्रधान शिक्षक की कक्षा और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आपका कक्षा ऑनलाइन मोड में स्टार्ट है। जो भी शिक्षक साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इस नंबर पे 80 51 36 39 67 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की जानकारी आप ले सकते हैं, आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।